हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं जिसने जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़ दिया है। और ये भी जानेंगे कि दुनिया के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, किन किन देशों के हैं। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI की ग्लोबल रैंकिंग क्या आई है अभी हाल ही में लेटेस्ट रैंकिंग में। उत्तर प्रदेश के किस नदी के नाम पर प्रसिद्ध युद्धपोत को इंडियन नेवी ने सेवा मुक्त कर दिया है, डीकमीशन किया है। उत्तर प्रदेश ने किस युद्धपोत का ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार राष्ट्रपति ने किसे सौंपा है। जातीय जनगणना का ऐलान करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए अपने तमाम मित्रों को। पहला क्वेश्चन होगा, जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़ कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है। आंसर होगा फ्रंटियर। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और टॉपिक भी। फ्रंटियर जो है वो अभी दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है और वो है अमेरिका का। और ये रहा फोटोग्राफ। तो इसकी स्पीड भी देख लेते हैं, फ्रंटियर की स्पीड क्या है। इसकी स्पीड है 1.102 एक्साफ्लॉप। और उससे पहले यानी नवंबर 2021 तक जो सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट था दुनिया का, वो था जापान का फुगाकू। उसकी स्पीड कितनी है तो है 442 पेटाफ्लॉप। और हम देखेंगे कि 1000 पेटाफ्लॉप इक्वल टू होता है 1 एक्साफ्लॉप। मतलब ये हुआ कि इसकी तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा स्पीड है इसकी फ्रंटियर की इस वक्त। ओके, किसने बनाया है इसे। तो इसे बनाया है अमेरिका के जो ऊर्जा विभाग है उसका एक लेबोरेटरी है, उसका नाम है रिच नेशनल लेबोरेटरी। उसी ने इसे तैयार किया है। और इसमें 87 लाख से ज़्यादा कोर लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्रोसेसर CPU लगे हुए हैं। आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा वो 2 कोर का होगा या 4 कोर का होगा। आपका लैपटॉप कंप्यूटर कुछ में 8 कोर 16 कोर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सुपर कंप्यूटर हुआ 87 लाख से ज़्यादा कोर का बना हुआ है। ओके, और आपको बताऊँ ये ग्रीन लिस्ट में भी शामिल है। दुनिया के जो टॉप 500 की लिस्ट है ग्रीन सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में, यानी कम ऊर्जा खर्च करता है और ज़्यादा रिजल्ट देता है। ओके, तो ये इसकी स्पीड है। अब देख लेते हैं दुनिया के टॉप 10 जो सुपर कंप्यूटर तेज है वो कौन कौन से हैं। तो आप लिस्ट देख रहे हैं, नंबर 1 फ्रंटियर है अमेरिका का, नंबर 2 है फुगाकू, कहाँ का है, जापान का, नंबर 3 है लूमी, वो है फिनलैंड का, नंबर 4 है समिट, 4th स्थान पर अमेरिका का है, 5th स्थान पे है सिएरा, अमेरिका का है, और 6th पे है सनवे ताई हुलाइट, चीन का, 7वें स्थान पे है अमेरिका का पर्ल मटर, 8वें स्थान पर है अमेरिका का ही है ये सेलेना, 9th पे है टियान 2A, इसको मिल्की वे 2A भी कहते हैं, ये चीन का है, और 10th स्थान पे है फ्रांस का एडस्ट्रा। ओके, तो ये रहे दुनिया के टॉप 10 जो सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्ट वो सब। अब भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के कौन सा कंप्यूटर सबसे फास्ट है और वो दुनिया के 500 की लिस्ट में किस स्थान पर है। तो क्वेश्चन लेते हैं, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं, क्या है। आंसर होगा परम सिद्धि AI। इसकी स्पीड क्या है तो 4.62 पेटाफ्लॉप है। ओके, इसका निर्माण किसने किया है, CDEC ने किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 लिस्ट जो कि जून 2022 में जारी हुई है, तो उसमें भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की रैंकिंग क्या है, परम सिद्धि AI की। आंसर होगा 111। ओके, 111 ये रैंकिंग है। और हम देख लेते हैं आपकी जो भारत के सुपर कंप्यूटर हैं टॉप 500 की लिस्ट में है दुनिया में, वो कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं परम सिद्धि 111 स्थान पर है। ठीक है, और स्पीड है 4.62 पेटाफ्लॉप। और जो दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो कितना है, 1.1 हेक्साफ्लॉप है। ओके, मतलब 1000 पेटाफ्लॉप के बराबर है स्पीड दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर की। और इंडिया का जो परम सिद्धि है उसकी स्पीड है 4.62 पेटाफ्लॉप। सेकेंड
जो स्थान पर है इंडिया का, और अगर दुनिया में कहेंगे स्थान 500 की लिस्ट में, तो वो है 132, वो है प्रत्यूष। तीसरे स्थान पर इंडिया का है और वो है मिहिर, जो कि 500 की लिस्ट में इसका स्थान आता है, रैंक आता है 249। ठीक है। अच्छा, इससे पहले 2021 में इसकी रैंकिंग अलग अलग थी। 102 थी रैंकिंग परम सिद्धि की, लेकिन अभी 2022 में जो रैंकिंग है जून की, उसमें 111 पे आ गए हैं हम। मतलब कि इस रैंक से भी ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं, तो इसलिए इंडिया के सुपर कंप्यूटर की रैंक 111 हो गई है। अब कुछ बेसिक बातें ले लेते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? परम 8000। ओके, कब बना था? 1991 में बना था। दरअसल इंडिया ने अप्रोच किया था अमेरिका से कि वो सुपर कंप्यूटर दे इंडिया को, जो ज़रूरत थी बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था। तो इंडिया ने 1991 में, इंडिया के वैज्ञानिकों ने परम 8000 नाम का सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिया था। ओके, भारत में कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम अनंत, परम पोरुल, अभी हाल ही में NIT में लगा था परम पोरुल, और बाकी ये सब है। ठीक है। अब भारत में सुपर कंप्यूटर को लेकर कौन सा मिशन चल रहा है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, भारत सरकार ने इस मिशन को कब शुरू किया था? 2015 में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि विज्ञान के क्षेत्र में हम सुपर कंप्यूटर को और बेहतर बना सकें। कौन इसको चलाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट जो है, यानी डिपार्टमेंट DST, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो इसको संचालित करता है, इस मिशन को। मिशन का नाम क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है। और सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन कर रहा है इंडिया में? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDAC पुणे, और IISc बेंगलुरु, उसके द्वारा मिलकर किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर का कहाँ पर प्रयोग होता है? तो मौसम विज्ञान में, समुद्री हलचल को कैलकुलेट करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस रिसर्च में, एटॉमिक रिसर्च में, इंजीनियरिंग में और डिज़ाइन में इसका प्रयोग होता है। ओके, तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम मुद्दे आपने देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी से लेकर मई तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2021 का भी अवेलेबल है। तमाम एग्जामिनेशन काम आएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप है और हज़ारों स्टूडेंट इसको ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। मेंबरशिप जो है 1 ईयर का, उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, पिछले सालों के भी 1 साल तक आपको मिलता है। वीकली मॉक टेस्ट हम लोग आयोजित करते हैं एवरी संडे को, ताकि करंट अफेयर्स की टेस्ट आप ले लें, कैसा है, कैसी जानकारी है आपके पास एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है। करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट्स के एवरी मंथ, और डिस्काउंट है बुक्स पे, फ्री शिपिंग भी है। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की किस नदी के नाम से प्रसिद्ध युद्धपोत को भारतीय नौसेना ने मई 2022 में सेवा मुक्त कर दिया, यानी डीकमीशन किया उसको? आंसर होगा INS गोमती। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, डीकमीशन किया गया है 34 ईयर की सर्विस के बाद। ओके, ये कब शामिल हुआ था इंडियन नेवी में? 16 अप्रैल 1988 को। तत्कालीन रक्षा मंत्री थे KC पंत, तो उन्होंने ही मुंबई के मझगांव डॉक में शामिल किया था इंडियन नेवी में। 34 साल की सेवा पूरी हुई और उसके बाद 29 मई को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। ओके, तो ये देख रहे हैं जब डीकमीशन सेरेमनी हो रही थी, उसका फोटोग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे किस सेवा मुक्त युद्धपोत का ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है? आंसर होगा INS गोमती। ओके, INS गोमती का ओपन एयर संग्रहालय बनेगा, और इसको लेकर जो पर्यटन सचिव है मुकेश मेश्राम उत्तर प्रदेश के, उनके और इंडियन नेवी के ऑफिसर के बीच में MOU भी साइन हो गया है कि लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक म्यूजियम बनाया जाएगा। देखिए, चूँकि जो वॉरशिप है वो बहुत बड़ा है, तो उसको लाया नहीं जा सकता है गोमती नदी में, क्योंकि उसकी गहराई नहीं है और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये लाया जाएगा तो बहुत सारे ब्रिज को तोड़ने पड़ जाएंगे, इतना विशाल ये गोमती INS गोमती है।
तो इसलिए ये तय हुआ है इंडियन नेवी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में कि इसमें जितने साजो सामान हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर रडार, मिसाइल, गन और सहित जो तमाम सैन्य उपकरण थे उन सबको लखनऊ लाया जाएगा और वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा एक म्यूजियम में। ओपन एयर म्यूजियम होगा और इसके लिए MOU साइन हो चुका है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन नेवी की बात कर लें, चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राष्ट्रपति ने किन्हें सौंपा है? आंसर होगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ओके, लोकपाल एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है और उसके अस्थायी यानी अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया गया है अध्यक्ष का। ठीक है, बोलचाल की भाषा में इनको ही लोकपाल कहा जाता है। इसमें एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस पिनाक चंद्र घोष। तो उनके रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति ने जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। तो अब सवाल है कि कौन लोकपाल को नियुक्त करता है? 5 लोगों की कमेटी होती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं यानी अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी एक जज हाईकोर्ट का, कोई एक प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता। ओके, तो ये सब मिलकर लोकपाल के मेंबर का अध्यक्ष का चयन करते हैं। ओके, लोकपाल का काम क्या है? लोकपाल का क्षेत्राधिकार होता है प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रेड A, B, C, D ऑफिसर्स, इन सब के करप्शन, इन सब की जांच करना। ओके, इसके अलावा लोकपाल जो है किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्वास्थ्य संस्था के चेयरपर्सन, सदस्य, ऑफिसर, डायरेक्टर, इन सब की जांच कर सकता है। ओके, एक शीर्ष निकाय है केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य में जातीय जनगणना कराने का फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा बिहार। देखिए, इससे पहले राज्य स्तर पर कर्नाटक ने वर्ष 2015 में ऐसा किया था, लेकिन जातिगत आंकड़े उसने पेश नहीं किए, जारी नहीं किए। ओके, केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस नाम से एक सर्वे करवाया था, लेकिन इसके जातिगत आंकड़े जारी नहीं हुए थे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप देख रहे हैं न्यूज़ भी द हिंदू का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि वो इसे करवाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग हुई है 1 जून को, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के, यहाँ तक कि BJP, JDU, RJD, इन सब के और भी कई पार्टियों के नेता पहुँचे थे, उन सब ने ये फैसला किया। इसके बाद 3 जून को बिहार कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, मंजूरी दे दी बिहार कैबिनेट ने। ओके, और इसके साथ साथ आर्थिक गणना भी की जाएगी। ओके, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए ये फंड तय किया गया है, खर्च किए जाएंगे। कब तक पूरी होगी ये जातीय जनगणना? तो फरवरी 2023 तक पूरी होगी। कैसे होगी गणना? तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर का कहना है कि इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको लगाया जाएगा और कर्मचारियों की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसी तरीके से वहाँ कराया जाएगा बिहार में। अब सवाल है कि देश में पिछली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? तो आपको बताऊं कि 1931 में ब्रिटिश इंडिया के समय पहली जातीय जनगणना हुई थी और वो आखिरी जातीय जनगणना हुई थी। सभी जातियों की बात कर रहा हूँ। ओके, वैसे तो हर 10 साल पर जो जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसमें SC ST के सभी जातियों के जो लोग हैं, जन हैं, उन सब की गणना होती है, लेकिन बाकी अदर किसी भी कास्ट के लोगों की गणना नहीं होती है। मतलब केवल ये ले लिया जाता है कि हाँ इतने लोग हैं, इतने पुरुष हैं, इतने महिलाएं हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन जनगणना के दौरान जाति का उल्लेख नहीं किया जाता है। SC ST के अलावा की बात कर रहा हूँ। ओके, और अगर हम बात करेंगे कि पहली पूरी तरह से जातीय गणना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। ओके, उसके बाद जब ये विवाद उठा और राजनीतिक दलों और पब्लिक से ये आवाज़ आई कि जातिगत गणना होनी चाहिए, तो 2011 में केंद्र सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वो करवाया था, लेकिन सरकार ने कहा कि उसके जो आंकड़े हैं बहुत सारे गलत हैं, इसलिए जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए। हालांकि आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े जारी किए गए थे। ओके, समझ रहे हैं आप? अब सवाल है कि बिहार में क्यों जातिगत जनगणना की बात आ रही है,
करवाई जा रही है। दरअसल देश के कई राजनीतिक दलों ने 2021 के जो राष्ट्रीय जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसमें जातिगत जनगणना कराने की अपील केंद्र सरकार से की थी। कई राज्यों ने भी की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया, कहा कि बहुत सारी बाधाएं हैं। इसके बाद बिहार में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक राजनीतिक मुद्दा बना। तब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग हुई 1 जून को, और इसमें बीजेपी, जेडीयू, राजद, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल पहुंचे थे और सब ने ये सर्वसम्मति से तय किया कि जातिगत जनगणना कराई जाए। ओके, और फिर कैबिनेट ने पास कर दिया। अब सवाल है कि आज़ाद भारत में जातीय जनगणना क्यों न हुई? SC ST के अलावा बाकी जातियों के लोगों की गणना क्यों नहीं की गई? तो देखिए, आज़ादी के बाद देश में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी, और तभी ये तय कर लिया गया था कि SC ST की जातीय जो गणना है वो सब की जाएगी, बाकियों का नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद सवाल उठते रहे, डिमांड होता रहा, लेकिन ये सब नहीं किया गया। होता यह है कि आंकड़े न होने की वजह से आबादी के अनुपात में उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा। अगर हम बात करेंगे कि OBC को जो 27% जो आरक्षण मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 1931 के जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आधार पर। दरअसल हुआ ये था कि 1980 में मंडल कमीशन जो उनको दिया गया था काम, BP मंडल को, कि आप OBC की स्थिति पर एक रिपोर्ट बनाएं, क्या स्थिति है देश में OBC की, अदर बैकवर्ड कास्ट की। तो उनके सामने भी एक समस्या थी कि आखिरकार हम क्या आंकड़े लें, किस आधार पर हम ये कहें कि OBC की स्थिति क्या है, या फिर OBC के जो लोग हैं वो उनकी संख्या कितनी है। तो उसके लिए भी 1931 को ही आधार बनाया गया। मंडल कमीशन ने उसी के आधार पर, 1931 के आधार पर ये कहा कि देश में OBC की आबादी 52% है, और इसी आधार पर 27% आरक्षण की सिफारिश, और बहुत सारी सिफारिश की, उनमें से एक था 27% आरक्षण, तो उसको लागू कर दिया गया। और ये माना गया कि वंचित लोगों की के बीच में आरक्षण की लाभ पहुंच रहा है। ओके, अब ये बात हो रही है कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो वंचित लोगों की एग्जैक्ट पहचान हो पाएगी कि किस जाति के लोगों की क्या स्थिति है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर बिहार, यूपी और एमपी में भी कुछ हद तक डिमांड हो रही थी कि जातिगत जनगणना करवाई जाए जो सेंसस है उसके साथ, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है पूरे देश में इस पर। आप सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे डिबेट इस पर देख रहे होंगे, पक्ष के विपक्ष के। आपका काम है क्या मुद्दा है और क्या इसके आयाम है वो सब समझना। तो मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तंबाकू की खपत पर नियंत्रण के लिए भारत के किस राज्य को WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 मिला? आंसर होगा झारखंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड 31 मई को दिया है। क्यों? क्योंकि झारखंड में टोबैको यानी तंबाकू की खपत पर नियंत्रण हुआ है, खपत कम हो गया। ओके, यहाँ पर 51% तंबाकू की खपत होती थी 2012 में, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 38.9% खपत हो रही है, जो तंबाकू सेवन करने वाले जो लोग हैं, आबादी है उसमें। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पर तंबाकू का उपयोग कम हुआ है, इसी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। झारखंड की बात हो रही है, राजधानी क्या है? रांची, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में WHO की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा झारखंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS, उसका नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर का जुल्फ़िकार हसन। अब वो इस पद पर 31 अक्टूबर 2024 तक सेवा रहेंगे। 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं, और वर्तमान में वो स्पेशल DG के तौर पर CRPF में तैनात थे। तो अब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के वो चीफ बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल। ओके, और ये जो ब्यूरो है वो भारत के सिविल एविएशन की सिक्योरिटी का अथॉरिटी है, सिक्योरिटी इसी के जिम्मे है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा SS थाओ सेन। ओके, फोटोग्राफ ये रहा इनका। कब तक रहेंगे? तो 30 नवंबर 2023 तक रहेंगे इस पद पर। इनके बारे में बताऊँ, ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं।
सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, इसके बारे में बताऊं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत की उसकी रक्षा करता है। कहाँ कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब इलाकों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका दायित्व है। ओके, कुछ हिस्से पर आईटीबीपी भी इन सब इलाकों में मैंने जो नाम लिया वहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे, आंसर होगा 1 जून को। और 2022 की थीम क्या थी? डेयरी नेट ज़ीरो। मतलब ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना और डेयरी क्षेत्र जो है वो कैसे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकता है उस पर ध्यान देना। ठीक है, और इस दिवस को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO उसके द्वारा घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे, आंसर होगा 3 जून को। ओके, 3 जून को ये दिवस घोषित है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करिए और ये लोगो मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। देखना जरूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल।